हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइज, काफ़ी दिनों के बाद मैं कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। दरअसल चैनल पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी जिसके चलते मैं चैनल एक्सेस नहीं कर पा रहा था। काफ़ी दिनों के बाद आज मुझे अपना अकाउंट वापस मिला है और मैं आपके लिए वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। सो क्या थी वो प्रॉब्लम, कैसे मैंने उसे सोल्व किया, ये हम एक अलग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कभी और। बट आज मैं आपको बता दूं कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो आने वाला है आपके एयरफोर्स XY ग्रुप के एग्जाम को लेकर। काफ़ी स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम है कि सर हमने सिलेबस पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, प्रैक्टिस सेट्स कर लिए, मॉक टेस्ट कर लिए, बट एग्जाम के अंदर टाइम कम पड़ जाता है। सो टाइम मैनेजमेंट को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास वीडियो आपके लिए आने वाला है जिसमें मैं आपको बताऊंगा पूरी स्ट्रेटेजी कि कैसे आप दिए गए टाइम में सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे एंड एक एक क्वेश्चन को पर्टिकुलरली कितना टाइम देना है ये मैं आपको वहां पर बताने वाला हूं। सो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आने वाले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो गाइज, एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 61। सो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो लाइक के साथ साथ एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन 1 to 6 है अनसीन पैसेज। सो पहले हम क्वेश्चंस रीड करेंगे, उसके बाद अनसीन पैसेज। नंबर 1 इज विच पार्ट ऑफ द एनिमल बिकम्स अ फॉसिल, यानी जानवर का कौन सा भाग, उसके शरीर का कौन सा भाग फॉसिल बनता है ये आपको बताना है। सो यहाँ पर कीवर्ड क्या हो गया, पार्ट ऑफ द एनिमल, क्योंकि पूरा पैसेज आपका फॉसिल से रिलेटेड है तो फॉसिल यहाँ पर कीवर्ड नहीं होगा। यहाँ पर कीवर्ड क्या होगा, पार्ट ऑफ द एनिमल। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको जब क्वेश्चंस पढ़ना है तो वहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, आपको टाइम देना है पैसेज पढ़ने में। क्वेश्चंस को सिर्फ एक बार जल्दी जल्दी पढ़ना है, कीवर्ड्स निकालने हैं बस। एक बार ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शंस में क्या है, 3 वर्ड हैं सिर्फ, बोन, सेल एंड शेल्स, तो इन्हीं में से कोई आंसर होने वाला है। देन नंबर 2 इज व्हाट आर फॉसिल्स, फॉसिल्स क्या है। सो कीवर्ड क्या हो गया यहाँ पर, फॉसिल्स। क्लियर, डेफिनेशन बतानी है फॉसिल्स की, होता क्या है। देन नंबर 3 इज प्लेसेस वेयर मैमोथ फॉसिल्स आर फाउंड, जगह का नाम बताना है जहां पर मैमोथ फॉसिल्स पाए जाते हैं। सो कीवर्ड क्या हो गया, प्लेस एंड मैमोथ फॉसिल्स। जगह एक बार देख लीजिए, ऑप्शंस तीन जो है आपके जगह के नाम दिए गए हैं, सिबेरिया, अटलांटिक एंड अलास्का, इन्हीं से रिलेटेड कुछ आंसर होगा। Then number 4 is why are fossils of an entire organism not found in most cases। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो आपका एंटायर ऑर्गेनिज्म है, जो पूरी जो बॉडी होती है, कोई भी एनिमल है या प्लांट है, तो उसके पूरी बॉडी के फॉसिल्स नहीं मिलते। इसका क्या रीज़न है ये आपको बताना है। सो यहाँ पर आपका कीवर्ड हो गया एंटायर ऑर्गेनिज्म नॉट फाउंड। देन नंबर 5 इज हाउ मैनी एनिमल्स आर मेंशन्ड इन द पैसेज, पैसेज के अंदर कितने जानवरों की बात की गई है ये बताना है, 1, 2, 3 या फिर 4। देन नंबर 6 इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग फॉसिल्स, स्टडी, आप फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं तो उसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। सो कीवर्ड हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग फॉसिल्स। सभी कीवर्ड्स आपके पास हैं, जल्दी जल्दी आपने पढ़ लिए। इसके बाद अब क्या करना है, सीधे आइए पैसेज पर, वहाँ पर आपको टाइम देना है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पैसेज को भी अगर पूरा पढ़ लेंगे तब भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये आपको मार्क्स दिलाने वाला है। आंसर सभी आपके इस पैसेज के अंदर लिखे हुए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका था कि एनिमल का कौन सा पार्ट, शरीर का जो है कौन सा पार्ट फॉसिल बनता है ये बताना था। सो ऊपर से आएंगे 6th लाइन में, यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, However, certain parts of the animal body, such as its bones or shell, take a long time to decompose। तो पूरे पैसेज को भी अगर आप पढ़ लें तो सिर्फ 2 ही वर्ड यहाँ पर डिस्कस हुए हैं जो आपके ऑप्शंस में हैं, बोन्स एंड शेल्स। जो आपने सेल पढ़ा था वो पूरे पैसेज में कहीं भी डिस्कस नहीं हुआ है, CELL वाला। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, बोन्स एंड शेल्स। ये जो सेल है ये पूरे पैसेज में कहीं भी डिस्कस नहीं हुआ है, आंसर मिल गया। इसके बाद में पूछा था फॉसिल्स क्या है, डेफिनेशन आपको बतानी है। सो आइए फर्स्ट लाइन में पैसेज की बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। फॉसिल्स आर द ट्रेसेस ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स विच हैव बीन लेफ्ट ऑन रॉक्स और आइस। तो फॉसिल्स क्या है, जानवरों के और प्लांट्स के, यानी पेड़ पौधे पत्तों के जो है ट्रेसेस हैं, जो कि आपके
पत्थरों पर या फिर बर्फ के नीचे रह जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर है। सो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व्ड इन रॉक्स और आइस। आंसर मिल गया। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, हमें बताना है जगह का नाम जहां पर मैमूथ फॉसिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जगह का नाम बताना, और जगह क्या हो सकती है, सिबेरिया, अलास्का और अटलांटिक, इन्हीं में से कोई कॉम्बिनेशन होगा दो जगहों का। सो पैसेज में आप आएंगे ऊपर से 12th लाइन पर, यहां पर लिखा है अंडर द आइस इन सिबेरिया एंड अलास्का होल मैमूथ्स आर फाउंड टू बी प्रिजर्व्ड। तो कौन कौन सी जगह है, सिबेरिया एंड अलास्का। पूरे पैसेज के अंदर सिर्फ यही दो जगह हैं जिनके बारे में डिस्कशन हुआ है। अटलांटिका जो है, अंटार्कटिका, उसके बारे में कोई भी डिस्कशन पूरे पैसेज में नहीं है। सो अटलांटिक नहीं हो सकता, अंटार्कटिक नहीं हो सकता। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिबेरिया एंड अलास्का, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में पूछा गया था कि जो आपका फॉसिल है उसके अंदर एंटायर ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्यों नहीं मिलती। ठीक है, कुछ हिस्सा मिलता है बॉडी का फॉसिल के रूप में, कंप्लीट बॉडी फॉसिल के रूप में क्यों नहीं मिलती। सो इसमें आप पैसेज में आएंगे ऊपर से 5th लाइन पर। जब ऊपर से 5th लाइन पर आप आएंगे तो यहाँ पर लिखा है व्हेन एन एनिमल डाइज इट्स बॉडी वुड नेचुरली डिकम्पोज, यानी जब कोई जानवर मरता है तो उसकी बॉडी प्राकृतिक रूप से डिकम्पोज होती है। ठीक है, इसके बाद आइए ऊपर से 13th लाइन में, यहाँ पर क्या है, इन मोस्ट केसेस however we do not find the actual remains of the plant or animal, यानी ज़्यादातर केसेस में हमें जो एक्चुअल रिमेन्स हैं आपके प्लांट के, एनिमल के, वो नहीं मिलते। दिस इज बिकॉज, इसका रीज़न क्या है, दीज रिमेन्स हैव ऑलरेडी डिसइंटीग्रेटेड, तो ये जो है पहले ही बिखर चुके होते हैं, डिसइंटीग्रेट हो चुके होते हैं। सो अब आइए आप ऑप्शंस की तरफ। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, द रिमेन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म यूजुअली डिकम्पोज। आप सोचेंगे ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है, क्योंकि डिसइंटीग्रेट की बात भी अभी हमने पढ़ी। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ प्लांट की। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लांट और एनिमल दोनों की बात होती या फिर ऑर्गेनिज्म लिखा होता तब ये करेक्ट होता, बट यहाँ पर बात है सिर्फ प्लांट्स की, इसलिए हम इसको टिक नहीं कर सकते। सो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद नंबर 5 के अंदर आपसे क्या पूछा था कि कितने एनिमल्स की बात की गई है पैसेज के अंदर। ठीक है, काउंटिंग करनी थी 1 2 3 या फिर 4। तो अगर आप पूरा पैसेज पढ़ें तो यहाँ पर सिर्फ 3 जानवरों की बात हुई है, मैमूथ, एलिफेंट एंड पिग। तो टोटल कितने हुए, 3, यानी 3 एनिमल्स की बात यहाँ पर टोटल की गई है। सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 3 एनिमल्स आर मेंशन्ड इन द पैसेज। इसके बाद है कि फॉसिल्स जो आप पढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। सो पैसेज में नीचे से आप 5th लाइन पर आएंगे, यहाँ पर लिखा है स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, क्या कारण है, इट इज थ्रू दिस स्टडी दैट वी नो व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्टेड ऑन अर्थ लॉन्ग एगो, यानी सिर्फ इसी की वजह से हम ये जान पाते हैं कि पुराने टाइम पर, ठीक है, पिछले जो आपके इतने सारे सालों में किस टाइप के प्लांट्स, किस टाइप के एनिमल्स जो वो एग्जिस्ट करते थे अर्थ पर। ठीक है, यानी पुराने जो आपके एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो कैसे थे, किस तरीके के दिखते थे। ठीक है, किस तरीके का उनका स्केलेटन होता था। तो ये सब किससे पता चलेगा, फॉसिल से। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, फॉसिल्स आर ऑल्सो एबल टू टेल अस अबाउट हाउ लाइफ इवॉल्व, यानी कैसे लाइफ जो है इवॉल्व हुई, ये भी हमें वहाँ से पता चलता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्या, सो दैट वी नो अबाउट एंशियंट ऑर्गेनिजम्स एंड हाउ लाइफ इवॉल्व। सो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस आपके पैसेज के अंदर कंप्लीट हो गए। इसके बाद आइए डायरेक्शन 7 to 9 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन। नंबर 7 इज एब्जोर इज अ सिनोनिम ऑफ, एब्जोर का सिनोनिम बताना है। सो इसका मतलब है त्याग देना, और त्याग देने को इंग्लिश में रेनाउंस भी बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एब्जोर का सिनोनिम रेनाउंस। अनाउंस का मतलब है घोषणा करना, प्रनाउंस का मतलब है उच्चारण करना या फिर किसी चीज को बोलना, डिनाउंस का मतलब निंदा करना। देन नंबर 8 इज द वर्ड कैटास्ट्रॉफी मीन्स, कैटास्ट्रॉफी का मतलब बताना है। सो इसका मतलब है तबाही या फिर बर्बादी, इंग्लिश में बोलेंगे ट्रेजेडी। सो कैटास्ट्रॉफी का मतलब हो गया ट्रेजेडी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एंगर का मतलब है गुस्सा, वायलेंस का मतलब हिंसा, हेटेड का मतलब नफरत। देन नंबर 9 इज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू एटर्नल इज, एटर्नल का अपोजिट बताना है। सो सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए।
एटर्नल का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो कभी समाप्त नहीं होने वाली, ठीक है, यानी कभी खत्म नहीं होने वाली, अनंत काल तक वो चले, तो उसको हम बोलेंगे एटर्नल। अब कोई चीज कभी खत्म नहीं होगी, अनंत काल तक चलेगी, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कोई भी ऐसी चीज जो एक पल में खत्म हो जाए, एक क्षण में खत्म हो जाए, तो उसको बोलते हैं क्षणिक, इंग्लिश में बोलेंगे ट्रांजिएंट। सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, एटर्नल का अपोजिट ट्रांजिएंट। टाइमलेस का मतलब है बेवक्त, चेंज का मतलब है बदलाव, और एंशियंट का मतलब है प्राचीन यानी पुराना। देन डायरेक्शन 10 to 11 है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। नंबर 10 इज अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स। स्लेव का मतलब आप जानते हैं गुलाम, तो गुलामों का झुंड, उनका कलेक्शन, उसको क्या बोलेंगे? सो उसे बोलेंगे कोफल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देन नंबर 11 इज नॉट लाइकली टू बी इजीली प्लीज्ड, यानी कोई ऐसा बंदा जिसको मनाना, जिसको प्लीज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो। ठीक है, आपने काफी सारे लोग ऐसे देखे होंगे, हिंदी में उसे बोलते हैं नकचड़ा। कोई भी ऐसा बंदा है, आप उसके लिए कितना भी कुछ कर लो, वो जल्दी से खुश नहीं होता, ठीक है, संतुष्ट नहीं होता, खुश नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नकचड़ा। इंग्लिश में बोलते हैं फास्टिडियस। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। द नंबर 12 इज चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन है, मैस्केयर की सही स्पेलिंग बतानी है। सो ये क्वेश्चन आपके लिए रहता है, आप मुझे इसका आंसर बताने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 13, यहां पर भी आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है, इन इफेक्चुअल की स्पेलिंग बतानी है। सो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो के एंड में मैं आपको इनके आंसर्स बता दूंगा, जहां से आप चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 14 है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। सेंटेंस आपका है द बेगर सेड पॉवर्टी इज अ ग्रेट कर्ज। अब मैं आपको पिछले सेशंस में भी बता चुका हूं कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच, यानी ये जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर है, ये कोई यूनिवर्सल फैक्ट है या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसमें टेंस चेंज नहीं होती। जैसे मैं बोलता हूं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी क्या है? बेस्ट पॉलिसी है और रहेगी, ठीक है, ये एक कहावत है। सो इसमें टेंस चेंज नहीं होगी। उसी तरीके से अगर मैं बोलता हूं सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सन जो है, जो सूरज है, वो ईस्ट में उगता है और उगता रहेगा, तो इसकी भी टेंस चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। सो उसी तरीके से पॉवर्टी इज अ ग्रेट कर्ज, ये एक कहावत है, ये एक फैक्ट है, तो यहां पर टेंस चेंज नहीं होगी। यानी जो आपका सेंटेंस है ये आपका सिंपल प्रेजेंट में है, और जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा। तो क्या हो जाएगा? द बेगर सेड दैट पॉवर्टी इज अ ग्रेट कर्ज, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देन नंबर 15 इज व्हाट डज द फ्रेज ब्रोक ऑफ मीन्स। एक फ्रेज दिया गया है ब्रोक ऑफ, इसका मतलब बताना है। सो ब्रोक ऑफ का मतलब है अचानक से रुक जाना, अचानक से खराब हो जाना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, सडनली स्टॉप्ड। मान लीजिए आप अपनी कार से कहीं जा रहे हैं, वो अचानक से रुक जाती है, खराब हो जाती है, तो आप बोलेंगे माई कार ब्रोक ऑफ, यानी आपकी कार जो है वो अचानक से रुक गई, यानी खराब हो गई, एक ही सेंस है, तो वहां पर क्या आएगा? ब्रोक ऑफ। देन डायरेक्शन 16 to 17 है एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 16 इज दिस वॉच वॉज गिवन टू मी बाय माई ग्रैंड फादर। सो यहाँ पर आपके सेंटेंस में यूज हुआ है बाय, यानी पैसिव का सेंटेंस है, या फिर आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि जो आपका सब्जेक्ट है दिस वॉच, ये कोई काम नहीं कर रहा, यानी एक्टिव नहीं है, तो सेंटेंस पैसिव का है। आपको बनाना है एक्टिव। तो सबसे पहले जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे माई ग्रैंडफादर। इसके बाद टेंस देखिए, तो टेंस यहाँ पर आई है, देखिए वॉज गिवन, यानी वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट का है, तो जब आपका एक्टिव का सेंटेंस वो भी सिंपल पास्ट का होगा। और सिंपल पास्ट का सेंटेंस कैसे बनता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करके। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गिव की सेकंड फॉर्म होती है गेव। सो सेंटेंस बनेगा माई ग्रैंडफादर गेव मी दिस वॉच। ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर यूज हुआ है गिव्स, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, तो ये कोशिश कर रहे हैं सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट का बनाने का, गलत हो गया। हैड गिवन का मतलब है पास्ट परफेक्ट, हैज गिवन का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट। सो तीनों ही ऑप्शंस आपके गलत हैं, और क्यों गलत हैं ये मैंने आपको बता दिए। इसके बाद नंबर 17 है यू हैव टू डू दिस इमीडिएटली। अब यहां पर अगर आप सेंटेंस को देखें तो ये एक्टिव का है, पैसिव में बनाना है। एक चीज याद रखिए, जो आपका इमीडिएटली है ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। इमीडिएटली अगर आप ऑप्शंस में अपने देखें तो सभी में इमीडिएटली बाद में यूज हुआ है।
सो यहाँ पर कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है सिर्फ दिस, तो दिस को आप बना देंगे सब्जेक्ट। इसके बाद आइए आप टेंस पर, तो यहाँ पर आया देखिए हैव टू, ठीक है, हैव टू आया है। तो जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पर भी हैव टू या फिर हैज़ टू से बनेगा। अब क्योंकि आपका सब्जेक्ट हो गया दिस, तो दिस के साथ में आप यूज़ करेंगे हैज़ टू। यू क्योंकि प्लूरल की तरह काम कर रहा था तो हैव टू आया, और दिस आपका सिंगुलर है तो हैज़ टू, तो दिस हैज़ टू। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब की आ जाएगी आपकी यहाँ पर बी, डू की थर्ड फॉर्म डन, और फिर आपका बाय एंड सब्जेक्ट का बना देंगे ऑब्जेक्ट, एंड इमीडिएटली आपका एज इट इज आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, दिस हैज़ टू बी डन बाय यू इमीडिएटली। देन नंबर 18 इज फॉर्म अ नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड। एक वर्ड दिया गया है, आपको उसका नाउन बनाना है। सो वर्ड है आपका फेमस, यानी प्रसिद्ध। कोई भी पर्सन है, मैं बोलता हूँ कि आप फेमस पर्सन हो, तो कैसा पर्सन है, फेमस है, प्रसिद्ध है। कैसे का जवाब मिला, यानी एडजेक्टिव। तो ये आपका एक एडजेक्टिव है और आपको बनाना है नाउन। सो फेमस का मतलब प्रसिद्ध। अब नाउन यानी किसी चीज़ का नाम, तो उसने क्या हासिल की, प्रसिद्धि हासिल की। क्या का जवाब मिला, यानी नाउन, और प्रसिद्धि को इंग्लिश में बोलते हैं फेम। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फेमस का नाउन हो जाएगा फेम, ठीक है। इसके बाद फेम्ड क्या है, वर्ब की ईडी फॉर्म, तो ये वर्ब हो जाएगा, और फेमसली आपका एडजेक्टिव के साथ एलवाई ऐड हुआ, यानी एडवर्ब। सो सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके सामने हैं। फेमस आपका एडजेक्टिव, ये नाउन है, ये वर्ब है, और ये एडवर्ब है। क्लियर। इसके बाद डायरेक्शन 19 to 20 है एरर स्पॉटिंग। नंबर 19 इज द हेडमास्टर विद ऑल हिज सीनियर टीचर्स हैव कम टू अटेंड द मीटिंग। अब यहाँ पर अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट यूज हुए हैं, एक है द हेडमास्टर और एक है ऑल हिज सीनियर टीचर्स, ठीक है। अब ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो कंफ्यूजन ये है कि जो आपकी आगे चलकर वर्ब यूज हो रही है वो हम सिंगुलर यूज करें या प्लूरल। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एक रूल लगेगा। मैंने आपको बताया था दो सब्जेक्ट अगर विद, अलोंग विद, टुगेदर विद या फिर एज वेल एज के साथ अगर जुड़ते हैं तो आपकी वर्ब जो आएगी वो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग आएगी। यानी अगर इस सेंटेंस की बात की जाए तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, द हेड मास्टर, और द हेड मास्टर आपका सिंगुलर है तो यहाँ पर हैव का यूज नहीं हो सकता, हैव की जगह क्या आएगा, हैज। सो बी पार्ट में आपका एरर है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। इसके बाद नंबर 20 है द टीचर सेड दैट द बिल्डिंग एडजेसेंट विद हिज हाउस नीडेड रिपेयर्स। यानी टीचर ने क्या कहा कि जो बिल्डिंग उसके घर के नज़दीक है उसको रिपेयर की ज़रूरत है। सो नज़दीक के लिए आप यूज़ करते हैं एडजेसेंट टू, एडजेसेंट के साथ विद का यूज़ नहीं होता। सो विद को रिप्लेस करेंगे टू से। बी पार्ट में आपका एरर है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। सो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है देन कमेंट बॉक्स इज योर्स, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड बहुत जल्द आपके डाउट्स, आपकी क्वेरीज के लिए एक और फैसिलिटी आपको हम देने वाले हैं, एक और फीचर हम जो है अपडेट करने वाले हैं अपने चैनल पर। सो जुड़े रहिए हमारे साथ। अब बात कर लेते हैं स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चंस की। सो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैस्केयर की स्पेलिंग बतानी थी। एंड 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनइफेक्चुअल की स्पेलिंग बतानी थी। सो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।